सूरज की शादी की उम्र निकलती जा रही थी, लेकिन उसे कहीं कोई अच्छी लड़की नहीं मिल रही थी। जहाँ वो लड़की देखने जाता, वो लड़की वालों की शर्त था कि लड़का अगर किसान का बेटा हो तो चलेगा, लेकिन खेती करने वाला नहीं होना चाहिए। उसके पास खेत तो होने चाहिए, पर लड़के को एक साथ साथ कोई अच्छी सी नौकरी भी होनी चाहिए। कम से कम ये दो चीज़ें होनी ज़रूरी है, तभी हम अपनी बेटी देंगे, ऐसा लड़की वाले कहते। वैसे सूरज ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए वो बस खेती ही करता था। लेकिन अब उसे और उसकी माँ सुनीता और पिता रमेश को यह बात समझ आ चुकी थी कि अगर वो ऐसे ही खेती करता रहा तो उसे शादी के लिए कभी लड़की नहीं मिलेगी। इसीलिए सुनीता और रमेश ने सूरज को शहर में कोई भी नौकरी ढूंढने के लिए भेज दिया। तो सूरज नौकरी के सिलसिले में पूरे शहर आ गया, लेकिन उसे नौकरी ढूंढना बहुत मुश्किल लग रहा था, क्योंकि नौकरी तो मिल ही नहीं रही थी। ऊपर से थोड़े बहुत पैसे भी गांव से ले आया था, वो चोरी हो गए थे। अब तो उसकी हालत ऐसी हो गई कि वो रेलवे स्टेशन के पास एक औरत के ठेले पर बड़ा पाव खाकर दिन काटने लगा। औरत जिसका नाम ईसा था, उसे सूरज वहां दिखती और वो सूरज के पैसे ख़त्म हो गए तो उसने ईसा के उधार लेकर खाना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन ईसा ने सूरज को उसकी कहानी पूछी तो सूरज ने अपनी सारी परेशानियां उसे बता दिया। तब सूरज की कहानी सुनकर ईसा को उस पर तरस आ गई और बोली, ठीक है सूरज, कल से तुम मेरे इस बड़ा पाव के ठेले पर मेरी मदद कराना, तुम्हें काम मिल जाएगा, मेरा भी कुछ बोझ कम हो जाएगा। बस फिर क्या था, सूरज ने ईसा के ठेले पर काम शुरू कर दिया। वैसे आपको बता दूं कि ईसा की पति उसे छोड़कर नहीं कहीं चला गया था, इसीलिए वो अपनी छोटी सी घर में अकेली रहती थी। धीरे धीरे उससे और ईसा अच्छी दोस्ती हो गई। तब से सूरज उसके छोटे से घर में ईसा के साथ रहने लगा। अब दोनों रात को उसी छोटे से घर में सोने लगे थे। ईसा उस पर पलंग पर सोती थी और सूरज नीचे ज़मीन पर। वैसे ईसा देखने में बहुत खूबसूरत, उसकी सादगी और सुंदरता मन को भा जाती थी, लेकिन उसका रहन सहन बहुत सादा था, इसलिए सूरज को उसके साथ रहते रहते वो बहुत पसंद आने लगी। वैसे सूरज को पंजाबी खाना बनाने में माहिर हासिल थी, इसलिए उसने ईसा के ठेले पर छोले भटूरे, पनीर पराठा बनाना शुरू कर दिया। तो जो लोग उसको यह पकवान बहुत पसंद आने लगे, उसका धंधा दिन पर दिन तेज़ी से बढ़ने लगा और दोनों उसी छोटे से घर में रहने लगे। एक रात गलती से ईसा के हाथ से पानी का मटका नीचे गिर गया। तब उसने मटका पूरा पानी को भरा हुआ था, सारा पानी छोटे से कमरे में फर्श पर फैल गया, जिससे पूरा कमरा चपचप हो गया। सूरज का बिस्तर भी भीग गया। अब उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था, इसीलिए उस रात को ईसा के साथ उसी छोटे से पलंग पर सोना पड़ा। तभी पहली बार दोनों उस छोटे से पलंग पर इतने करीब सोए थे कि इसलिए नींद तो जैसे ही आंखों में कोसी दूर थी। उसी पलंग छोटे होने की वजह से सूरज का हाथ बार बार ईसा के हाथ से छू रहा था, जिससे सूरज को बदन में एक अजीब सी सिरहन दौड़ने लगी। एक बार उसने ईसा की तरफ देखा तो उसकी सांसें तेज चल रही थी और उसकी छाती पर भी तेज से ऊपर नीचे हो रहे थे। तब काफ़ी देर तक उसने यूं ही खामोश लेटी रही, लेकिन आखिरकार सूरज का सब्र बांध टूट गया और उसने ईसा को अपनी बाहों में भर लिया। पूरी रात उसे दोस्तों, सूरज का ईसा की यह कहानी बहुत रोमांचक है, इसलिए कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा, एक हाइप भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। संगमपुरी गांव की मिट्टी की आज देसीपन सोधी खुशबू बसी हुई थी। उसी गांव में कोने में पुराने खपरेल वाले मकान में सूरज अपने माता पिता के साथ रहता था। उसकी माँ सुनीता एक सीधी सादी मगर समझदार औरत थी। उसके पिता रमेश एक मेहनती किसान। उस पर उन दिन सुबह की शुरुआत कुछ अलग। आसमान हल्के बादल में ढका हुआ था, लेकिन सूरज का मन कहीं और डोल रहा था। तब सूरज को करीब 9 बजे सूरज ने रोज की तरह अपने बैलों को चारा डालकर पहली बार उसने पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बांधा। वो पेड़ था जिसके नीचे गांव के बड़े बूढ़े शाम को चौपाल लगाते थे। लेकिन आज सूरज के मन में कुछ ही चल रहा था। दरअसल उसी वक्त संगमपुर गांव में
उसका नाम की शादी की बात चल रही थी। तो सूरज बैलों को जल्दी जल्दी चारा डालकर उसने उस पीपल के पेड़ के नीचे बांधकर अपने घर की तरफ निकल पड़ा। उधर उसकी माँ सुनीता, पिता रमेश, माँ किशोर पहले से ही तैयार थे। उसने एक इनोवा कार किया था। तब उस कार में बैठकर उस गांव की तरफ निकल पड़े जहां उनकी लड़की देखने जाना था। किशोर को लड़की के घर पर पता चले तो मालूम था, तो ड्राइवर को रास्ता बताता रहा। तब वक्त से पहले उसकी कार लड़की के घर के दरवाजे पर पहुंच गई। तभी लड़की के पिता प्रकाश घर के बाहर उनका स्वागत करने के लिए खड़े थे। तो कार उसको उतरकर सबने पहले राम राम नमस्ते किया। फिर घर के अंदर फिर थोड़े औपचारिक बातचीत हुई और उसकी लड़की चाय और नाश्ता लेकर आई। तभी सूरज ने चोरी छिपके से उस लड़की की तरफ देखा तो वो लड़की सुंदर तो बहुत थी, मगर थोड़ी दुबली पतली थी, लेकिन उसकी आंखें और नाक उसे बहुत सुंदर बनाते थे। तभी चाय के कप देते हुए उसकी नज़र मिली तो उसकी खूबसूरती देखकर सूरज को दिल धड़कने लगा, लेकिन ज़्यादा देर तक उसे देखने से उसे ठीक नहीं लगा। उस जानबूझकर नज़रें इधर उधर घुमाया। उसके थोड़ी देर बाद लड़की फिर से अंदर चली गई। उसके बाद लड़की के पिता प्रकाश ने कुछ सवाल शुरू किया। उसने पूछा कि लड़का की नौकरी करता है क्या? तो सूरज के पिता रमेश साफ साफ कह दिया, नहीं, वो नौकरी नहीं करता बल्कि खेती करता है। तब उसे सुनते प्रकाश का चेहरा लटक गया। इसके बाद उन्हें ज़्यादा सवाल नहीं किया तो चेहरे से रमेश की जो साफ पता चल रहा था कि ज़्यादा देर उन्हें वहाँ रुकना ठीक नहीं है। तभी राम राम कहा और वापस संगमपुर की ओर निकल पड़े। इसके 3 दिन बाद रमेश जी ने जानबूझकर प्रकाश को फ़ोन करके उसके फैसले के बारे में पूछा तो प्रकाश ने साफ साफ कह दिया, रमेश जी, हमने तय किया अपनी बेटी के सिर्फ नौकरी करने वाले लड़के के ही देंगे। इतना सुनते ही रमेश ने तुरंत बात ख़त्म कर दिया, लेकिन इसके बाद उसकी सुनीता माँ ने सूरज से पीछे पड़ा हुआ था। बार बार कहने लगी, बेटा, अगर तू पढ़ लिख लेता तो कोई नौकरी कर लेता तो मनपसंद की लड़की मिल जाती। देख रहा है न, इतने सारे रिश्ते देखकर भी कभी कहीं से हाँ नहीं मिली। आजकल किसानों के लड़के मिलना मुश्किल हो गया है। जहाँ भी रिश्ता देखने जाओ तो उसकी एक ही शर्त है, खेत तो चाहिए लेकिन लड़का खेती करने वाला नहीं, नौकरी करने वाला। तब अपनी माँ बातें सुनकर सूरज का दिल दुख से भर जाता है। फिर वो सोचता है कि किसान के तौर पर जीना इतना मुश्किल क्यों हो गया है, खेती करने वाले को भेदभाव क्यों सहना पड़ता है। तब इन विचारों में वो अक्सर खो जाता। एक दिन खाना खाते वक्त सुनीता ने रमेश से कहा, सुनो जी, सूरज को शहर भेज दो और नौकरी कर लेगा तो उसकी शादी भी हो जाएगी, वरना खेती करने से उसका कुछ भला नहीं होने वाला है। हमने तो अपनी सारी ज़िंदगी खेती में गुजार दी, लेकिन हमारे साथ तो क्या बचा, दिन रात खेत में मेहनत करके बाद में बस पेट भरने लायक मिलता है और भविष्य की कोई गारंटी नहीं है। तभी सूरज की अपनी माँ बात सुनकर माँ मैं शहर जाने को तैयार हूँ। तभी उसके पिताजी ने ठोकते हुए कहा, बेटा, तुझे पता है न, शहर में नौकरी करना इतना आसान नहीं है, वो रहने और खाने की बहुत दिक्कत होती है। मैं भी अपनी जवानी में शहर गया था, लेकिन उस माहौल में मुझसे रहा नहीं गया, तो आखिरकार गांव लौट आया। इस पर सुनीता ने फौरन जवाब दिया, उसकी बात तो और भी थी, और ज़माना बदल गया है मेरे बेटे सूरज, एक मौका तो दो। इस पर रमेश जी ने कहा, सुनीता, सूरज का ज़्यादा पढ़ाई लिखाई तो नहीं हुई, समझ रही है ना तू। इस पर सुनीता गुस्से से बोली, रोना धोना छोड़ो, उसे जाने दो, कौन जानता है कि शायद उसकी नसीब चमक जाए। लेकिन रमेश जी ने फिर कहा, शहर में नौकरी पाना आसान तो नहीं सुनीता, वह हर छोटे मोटे काम के लिए जानबूझकर पड़ता है। लेकिन सूरज ने ठान लिया कि बोले, नहीं पापा, मैंने फैसला कर लिया कि मैं शहर जाऊंगा। इस पर रमेश उदास होकर बोले, ठीक है बेटा, तुम माँ बेटे देख लो तो जो करना है। फिर अगले दिन सूरज ने शहर जाने की तैयारी शुरू कर दिया। तब सुनीता के पास थोड़े बहुत पैसे थे, उसने सूरज को दिया। रमेश जी के पास तो पैसे थे ही नहीं।
क्योंकि खेत का अनाज भी तैयार नहीं हुआ था। आमदनी आने के वक्त था। रमेश जो गांव गए थे उसके किसी ने 4,000 रुपये उधार लिए, सुनीता ने 3,000 दिए। कुल मिलाकर 7,000 रुपये लेकर सूरज पुणे जाने की तैयारी हो गया। सुबह 10 बजे सूरज ने संगम से ट्रेन पकड़ा और रास्ते में उसके दिमाग में ढेर सारे सवाल घूम रहे थे, जैसे शहर जाकर क्या करूँगा, कहाँ रहूँगा, काम मिलेगा भी या नहीं। इसी सोच में सूरज ने साफ तय कर लिया कि रात 7 बजे वो पुणे स्टेशन पर उतरा और तभी उजाला कम हो गया, अंधेरे होने लगा था। तभी सूरज के पास कोई ठोस प्लान नहीं था, तो वो स्टेशन के पास एक बेंच पर बैठकर सोचने लगा कि अब क्या करना। तब उसे भूख भी लग रही थी, तो स्टेशन के बाहर गया। उसकी माँ सुनीता ने जो रोटी दी थी वो उसने निकाल कर पास के एक ढाबे पर जाकर सब्जी खरीदा और फिर रोटी और सब्जी खाने लगा। लेकिन उसके मन में यही सवाल चल रहे थे कि आगे कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, किससे मिलूँ, क्योंकि शहर बहुत बड़ा था। तो सूरज को लगा रहा था कि भीड़ भाड़ में वो अकेला कैसे काम ढूंढेगा। इसी सोच के साथ उसने खाना खाया और ढाबे से बाहर निकला, लेकिन उस पे से रहने के लिए कमरे की ज़रूरत भी थी। इधर उधर पूछने लगा मगर कोई उसको सुनता। तो आखिर हताश होकर सूरज स्टेशन पर आ गया। एक बेंच पर बैठकर सोचने लगा, अब आगे क्या करूं। अब रात में 9 बज चुका था, सूरज थक भी गया था। तो वहीं से उस बेंच पर चादर बिछाकर सिर के नीचे अपना बैग रख कर लेट कर सोचने लगा कि कल क्या करना है। आधी रात तो सोचते सोचते बीत गए, फिर थकान के मारे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। उसकी सुबह 5:30 बजे के आसपास उसकी आँख खुली तो स्टेशन पर काफ़ी भीड़ जम चुका था। वो उसके पीछे एक नल था, वहाँ जाकर सूरज ने मुंह पर पानी मारा। थोड़े तरोताज़ा होकर स्टेशन के बाहर निकला तो फिर सारा वो दिन काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहा। वो दुकान पर जाकर पूछता, साहब कोई काम मिलेगा क्या, लेकिन इस जगह से उसने ना ही सुनने को मिला। फिर इस बार बार ना सुनकर वो हताश हो गया, लेकिन फिर भी शाम होने तक भटकता रहा। तभी एक दुकान के पास एक ट्रक खड़ा दिखा। उस ट्रक के पास कोट पहनने की एक आदमी खड़ा हुआ था। उसे सूरज ने हिम्मत जुटाकर उसे पूछा, साहब कोई काम मिलेगा क्या। इस पर वो आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, ट्रक से सामने उतरने का काम है, करेगा क्या। तो सूरज ने फौरन कहा, हाँ साहब बिल्कुल करूँगा। तब ट्रक के अनाज की बोरियां भरी थी। उसे आदमी ने काम समझाया और पास के खड़े एक फटे पुराने कपड़े को वाले शख्स से एक तरफ इशारा करके कहा, प्रदीप ये तुझे सब सिखा देगा। फिर प्रदीप ने सूरज को तरफ देखकर उसने पूछा, भाई डर तो नहीं रहा है ना इस सफ़र। सूरज ने एक बार ट्रक देखकर उसका मुंह। तभी प्रदीप बोला, भाई काम आसान नहीं है, टेंशन मत ले। तभी सूरज ने कहा, ठीक है सिखाओ तो मैं करूँगा। फिर प्रदीप और सूरज मिलकर ट्रक की बोरियां उतारने शुरू किया। ट्रक आधा भी भरा था, लेकिन काम बहुत भारी था। लेकिन प्रदीप ने इन कामों से उस्ताद था, इसीलिए उसकी बोरियां उतारने का जरा भी तकलीफ नहीं हो रही थी। लेकिन सूरज की तो पहली कुछ बोरी उठाते ही हालत ख़राब हो गई। फिर प्रदीप को बताया, रास्ते पर चल कर वो धीरे धीरे काम सीख गया। और तब रात 11:15 बजे तक सूरज और प्रदीप ने सारी बोरी उतार दिया। और तब काम ख़त्म होने पर दुकान के सेठ ने सूरज के हाथ पर 600 रुपये दिया। तभी वो 600 रुपये देखकर सूरज का दिल खुशी से झूम उठा, क्योंकि सिर्फ 5 घंटे में काम से उसे 600 रुपये मिले। लेकिन इतना मेहनत वाला था कि शरीर दुख रहा था। पैसे लेकर सूरज। दोस्तों अगर इस कहानी का पार्ट 2 देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।